नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हमारा पाठ चल रहा था बाल गोविंद भगत, और जो आधा मैं आप लोगों को करवा चुका था और जो वहाँ से शेष बचा था वहीं से आज शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ आप लोग क्लास में और पूरी क्लास को देखना। आज हम 2 पार्ट और एक्स्ट्रा करने वाले हैं। देखते हैं अगला बिंदु। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुस्त और बोधा था। इसका मतलब है जो मानसिक रूप से कमजोर था और थोड़ा विकलांग था भी था। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला बिंदु देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपनी जीविका खेतीबाड़ी करके चलाते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भले ही वो संत थे, कौन थे? भले ही वो संत थे, लेकिन संत होने के बाद भी बाल गोविंद भगत अपनी जीविका चलाने के लिए क्या काम करते थे? खेतीबाड़ी का काम करते थे। चलो अगला बिंदु देखते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही पद गाते रहते थे। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत किस साहब मानते थे? कबीर को। और हमेशा किसके पद गाते रहते थे? हमेशा कबीर के ही पद गाते रहते थे। चलो देखते हैं आगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है। मैं उन पर मोस्ट लिख देता हूँ, आप उनको बिल्कुल अच्छे से याद रखें। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक ओटी के लिए क्वेश्चन है। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है। खंजड़ी क्या है? अगर आपसे पूछ रहे खंजड़ी क्या है, तो खंजड़ी एक वाद्य यंत्र, मतलब कि बजाने वाला यंत्र है जो ढपली के समान रहता है। किसके समान? ढपली के जैसा रहता है। ढपली के जैसा रहता है खंजड़ी। तो बाल गोविंद भगत हाथ में खंजड़ी लेके उसको बजाते रहते थे। चलो आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपनी करते थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत की कद काठी अगर आपसे पूछ ली जाए तो किस तरीके से? मंझोले, यानी ना तो ज्यादा बड़े थे और ना ही ज्यादा छोटे, और गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे आदमी थे? गोरे चिट्टे आदमी थे। अगला, बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, जो कबीर पंथी जिस तरह की टोपी पहनते हैं वो टोपी पहनते थे, एवं गले में, ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत गले में किस चीज की माला पहने रहते थे? तो वो थी गले में तुलसी की जड़ों की माला। कौन सी माला? तुलसी की जड़ों की माला गले में पहनते थे। और टोपी कैसी लगाते थे? कनपटी टोपी। और उसके बाद ये तो आपका मोस्ट है ही, और इसके बाद अगला भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा क्या लगा रहता था? रामानंदी चंदन का टीका। किस चीज का टीका? रामानंदी चंदन का टीका हमेशा लगा रहता था। कहाँ पर? बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था। जब मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाया था तब मैं आपको पूरा अच्छे से एक एक चीज याद करवा चुका था। अब केवल मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग इनको एक बार और अच्छे से ध्यान कर लें। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, प्रभातियां का मतलब होता है गांव का फेरा। सुबह सुबह गांव की ये फेरी लगाते थे। तो वो किस महीने से शुरू होती थी? वह होती थी कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन के मास तक चलती थी। यानी कि फागुन के, कार्तिक के महीने से शुरू होकर कब तक चलती थी? फागुन के महीने तक चलती, यानी कि दीपावली से लेके होली तक चलती थी। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला बिंदु है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते हैं। किस चीज का संबंध मानते हैं? प्रेमी और प्रेमिका का बीच में संबंध मानते हैं। यही कारण था कि जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी तो
उन्होंने मृत्यु को शोक ना मनाने के बजाय क्या मनाया, उसको एक उत्सव के रूप में मनाया। वो क्योंकि वो सोचते हैं कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो चुका है, यानी कि प्रेमी का मिलन प्रेमिका से हो चुका है, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये भी आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुहासा। कुहासा शब्द का अर्थ होता है कोहरा, जो आपका 2024 में ही परीक्षा में आया, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस बार निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ होता है सन्नाटा। ये मेरे हिसाब से 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से, निस्तब्धता यानी कि सन्नाटा, कहीं पर कोई आवाज नहीं, सब लोग शांत, इस चीज को बोलते हैं निस्तब्धता। ना तो पशु पक्षियों की आवाज, ना किसी और चीज की आवाज, बिल्कुल शांति, उस चीज को बोलते हैं निस्तब्धता। एक और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछा गया था, कि पूरब की ओर बहने वाली हवा क्या कहलाती है, पूर्वाई। पूरब की ओर बहने वाली हवा क्या कहलाती है, पूर्वाई। तो आपसे पूर्वाई का अर्थ भी पूछ सकते हैं, निस्तब्धता का अर्थ भी पूछ सकते हैं, और कोहसा का अर्थ भी आपसे, कोहरा, जो सर्दियों में चारों तरफ से छाया रहता है, उसी को बोलते हैं कोहरा या कोहसा। और पूरब दिशा, जिस दिशा से सूरज उगता है उसी दिशा से अगर हवा चले तो उस हवा को क्या कहेंगे, पूर्वाई। निस्तब्धता का अर्थ होता है सन्नाटा। आगे देखते हैं, सवेरे किए जाने वाला जलपान, जलपान को क्या बोलते हैं, कलेवा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस कलेवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। सवेरे किए जाने वाले जलपान को क्या बोलते हैं, कलेवा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट, और उर्दू में बोलते हैं नाश्ता। प्रातःकाल ही लालिमा की लोई कहलाती है। प्रातःकाल की लालिमा लोही कहलाती है। इसका मतलब ये है, जिस तरह से मान के चलो, ये ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और ये पेड़ पौधे खड़े हैं, और जब सूरज उगता है सुबह सुबह, कब, जब सुबह सुबह सूरज उगता है, तो सूरज के उगने से पहले चारों तरफ कैसा होता है, लाल लाल प्रकाश छा जाता है। क्या छा जाता है, लाल लाल एक प्रकाश छा जाता है। पूरा आसमान कैसा दिखता है, लाल आसमान अपन को दिखता है। कैसा दिखता है, लाल आसमान दिखता है। इसी को बोलते हैं, प्रातःकाल की लालिमा लोही कहलाती है। क्या कहलाती है, लोही कहलाती है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाती है, लोही कहलाती है। आगे देखते हैं, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए ये आपका दो अंक का प्रश्न है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2022 में भी आया था और 2024 में भी ये आया था। हो सकता है 25 में भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन है आपका, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई ना था, और वह संत थे, और उन्हें गृहस्थी या संसार की मोह माया से कोई लगाव ना था, इसलिए उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। अगला बिंदु है, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यावहारिक हिंदी है। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यावहारिक हिंदी है। भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली, आप राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या लिखिए, भाषा शैली। तो मैं आप लोगों के लिए एक भाषा शैली और इनकी रचनाओं का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप डेली क्लास देखते रहिए, और ये आप अगर आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक छोटा सा बिंदु है। जिनको कुछ याद नहीं होता उससे तो अच्छा है कि वो इसी को याद कर लें। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यावहारिक हिंदी है।
भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ साथ अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल ही सरल आप लोगों के लिए है। मैं आप लोगों को पाठ बाल गोविंद भगत वाला पूरा करवा चुका हूँ। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी थी, मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें एक बिंदु आया था बेनीपुरी रचनावली। क्या आया था? बेनीपुरी रचनावली। बेनीपुरी रचनावली के 8 खंड हैं और इसमें रामरक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य संकलित है। इसी प्रकार एक थी निराला रचनावली, जिसके भी कितने खंड थे? 8 खंड। और 8 खंड थे और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ये आपका पूछा गया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बाल गोविंद भगत के बारे में। एक बार और थोड़ी थोड़ी जानकारी बता दूं तो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रामरक्ष बैनीपुरी हैं और इनका जन्म 1899 हुआ था। इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है और इसकी गद्य की विधा रेखा चित्र है। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर से पूरा नहीं बता रहा हूँ। चलो चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला अपना पार्ट है पार्ट 3। क्या है? पार्ट 3, जो कि आपका हर पार्ट की तरह ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो देखते हैं। लखनवी अंदाज। पार्ट का नाम क्या है? लखनवी अंदाज। और इसके लेखक का नाम यशपाल है, जो कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो यानी कि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि जितने भी पाठ हैं उन पूरे पाठों के नाम, उनके लेखक के नाम और उनकी विधा का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि एक प्रश्न आपका इनमें से ही आने वाला है। इनका जन्म 1903 में हुआ था। यशपाल यशपाल का जन्म और मृत्यु आप लोगों को याद नहीं करना, केवल और केवल इनका जन्म याद रखना कब हुआ था? 1930 में। और जो पाठ है लखनवी अंदाज, इसके लेखक हुआ यशपाल और इसकी जो विधा है वह है व्यंग। एक तरीके का जो व्यंग होता है वो निबंध की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? निबंध, व्यंगात्मक निबंध। और यह व्यंग गद्य की कौन सी विधा है? गौड़ विधा। और निबंध कौन सी विधा होती है? प्रमुख विधा होती है। लेकिन ये अकेला व्यंग है। अगर कभी पेपर में व्यंग ना पूछा जाके अगर निबंध दे दिया जाए तो आप लोग इस पर क्या लिखोगे? निबंध लिखोगे। अगर व्यंग आता है तो बहुत अच्छी बात है। व्यंग किस प्रकार की विधा है? व्यंग एक गौड़ विधा है जिसमें आपका क्या होता है? हास्य, यानी कि हंसी मजाक सबसे ज्यादा। यशपाल का जन्म सन 1930 में पंजाब के फिरोजपुर। बस आपको इतना याद रखना है कि यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। आगे देखते हैं। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में तथा बीए शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की। आपको याद नहीं रखना है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है आपका, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो लेखक यशपाल हैं वो शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के मित्रों की लिस्ट में ये आते हैं। यानी कि वो इनके कौन थे? इनसे परिचय उनका हुआ था। और ये भी इसके बाद यशपाल भी जो आंदोलनों में भगत सिंह सुखदेव भाग लेते थे वो भी इन्हीं आंदोलनों में भाग लेने लगे। तो आप तो एक चीज़ ये याद रखिए बस कि यशपाल का परिचय कौन कौन से था? तो भगत सिंह से था और सुखदेव से था और बाद में राजगुरु से भी इनका परिचय हो गया था। चलो अब देखते हैं इनके बारे में। और यशपाल स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी गए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इनकी जान पहचान किससे हो गई थी? भगत सिंह और सुखदेव से। भगत सिंह और सुखदेव दोनों के दोनों क्रांतिकारी थे। तो ये भी जो स्वाधीनता संग्राम का मतलब है
कि जो अपने भारत देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई, ये उसमें भाग लेने लगे। क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण कई बार जेल भी चले गए थे, लेकिन इनको बाद में फांसी वगैरह नहीं दी गई थी, केवल ये जेल ही गए थे। और जेल में इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया था, और उससे पहले ही इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया था। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है, तथा यशपाल यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है, तथा यशपाल यथार्थवादी शैली के, ये आपसे पूछ सकते हैं कि यशपाल किस शैली के रचनाकार हैं, किस शैली के रचनाकार हैं। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यशपाल यथार्थवाद, यथार्थवाद का मतलब होता है सच्चाई। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? सच्चाई। यानी कि ये सच्चाई को लिखने वाले, जो चीज़ जैसी है उसको वैसी की वैसी ही लिखते, ना कि उसको बता बढ़ाकर ये लिखते थे। एक मिनट रुकिए आप क्लास में, केवल एक मिनट, अभी आया मैं। देख, चलो क्लास फिर से शुरू करते हैं। आगे का बिंदु देखते हैं। यशपाल के कहानी संग्रह में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यशपाल के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान। और आपको ये सिर्फ और सिर्फ तीन ही याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान और पिंजरे की उड़ान। ये ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए कि ज्ञानदान कहानी संग्रह किसका है, तो आप लोग बता पाओ कि ये यशपाल का है। इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इनकी दो रचनाएं आपसे पूछते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। और इनके कुछ उपन्यास हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी पिछले 2023 जब परीक्षा हुई थी तो इन्हीं में से एक पूछा था। झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी, उसके बाद, ये चार इनके उपन्यास हैं। और इनको कैसे याद रखना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यशपाल एक मस्त मौला आदमी है। और कैसे हैं? दादा हैं। दादा कौन हैं? यशपाल। यशपाल को दादा कहते हैं और ये बहुत बड़े दादा हैं। और ये जगह जगह जाके क्या करते हैं? पार्टी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पार्टी। और इनकी पार्टी में अकेले लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जाती हैं, भले ही ये दादा हैं, बुढ़े हो गए फिर भी। कौन कौन? अमिता और दिव्या। अमी यशपाल दादा हैं और ये पार्टी करते रहते हैं, उनके साथ दिव्या और अमिता भी जाती हैं। जब इनसे पूछते हैं कि तुम इनको क्यों ले जाते हो, तो ये कहते हैं मेरी तेरी उसकी बात, मतलब मेरी तेरी उसकी बात, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, हमारी बात आपस की बात है, हम पार्टी करते हैं, करते रहते हैं। और ये हमेशा झूठ पर झूठ बोलता रहता है, यानी कि झूठ को सच में बदलता रहता है।
यशपाल क्या करता रहता है, झूठ को सच में बदलता रहता है, क्योंकि ये कौन है, दादा है। और सब लोगों को ये ज्ञान का दान करता रहता है। और रचना अगर आपको याद रखना है कि यशपाल क्या करते हैं, ज्ञान का दान करते रहते हैं। और तर्कों का तो इसके अंदर तूफान है, यानी कि हर चीज़ में ये लॉजिक ढूंढता रहता है। क्या करता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता रहता है। तो एक छोटी सी ट्रिक बन गई क्या, कि यशपाल दादा हैं और ये हमेशा पार्टी करते रहते हैं। और पार्टी के में इनकी पार्टी में जाता कौन कौन है, दिव्या और अमिता, या अमिता और दिव्या दोनों इनके साथ जाती हैं। जब इनसे कोई पूछता है कि उनको साथ क्यों ले जाते हैं, तो वह कहता है कि मेरी तेरी उसकी बात, यानी कि फालतू की बातें नहीं करो, हम जाते हैं तो जाएंगे और तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। और ये इतना झूठ बोलता है कि झूठ को भी ये सच बना देता है, क्योंकि इसके पास क्या है, ज्ञान है बहुत सारा, तो ज्ञान का दान करता रहता है। और तर्कों का तो तूफान है, यानी कि हर चीज़ में ये लॉजिक ढूंढता रहता है। तो ये उसकी क्या हो गई, कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हो गई। आगे देखते हैं। एक और आता है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बिंदु है, झूठा सच उपन्यास। क्या, झूठा सच उपन्यास। झूठा सच उपन्यास, इसमें किस चीज़ का वर्णन है, मतलब कि इसकी जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु क्या है, भारत विभाजन। भारत विभाजन, यानी कि जब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो भारत विभाजन की जो त्रासदी थी, त्रासदी का मतलब उस समय जो ट्रेजिडी हुई थी, कितने सारे लोग इधर से उधर भागे और उन लोगों भूख प्यास से कितने मरे, और बीच में दब कुचल कर कितने लोग मरे थे, ये सब चीज़ों का वर्णन किस में है, झूठा सच उपन्यास में देखने को आपको मिलेगा, जो कि वेरी वेरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आप कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठा करो, और आप छोटा छोटा नोट्स आपके तैयार करते चला करो, जिससे आप लोग आगे उनका रिवीजन कर पाओ। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और है, कि जो लेखक और नवाब साहब थे, तो नवाब साहब ने एक खीरा खाया था, उस खीरा का नाम था बालम खीरा। तो ये बालम खीरा कहाँ का था, लखनऊ का। कौन सा खीरा प्रसिद्ध है, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है, बालम खीरा प्रसिद्ध है। लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। यहाँ पर आपसे कनखियों का अर्थ पूछा जा सकता है, कि कनखियों का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है तिरछी नजर। तिरछी नजर करके देखना। तिरछी नजर करके देखना, यानी कि अपन देखते किसी और की तरफ हैं और आंखें किसी और की तरफ रहती हैं, तो इसको बोलते हैं कनखियों से देखना। किससे देखना, कनखियों से देखना, तिरछी नजर करके देखना। अपना मुंह दूसरी तरफ रहता है और देखते दूसरी तरफ हैं। आगे देखते हैं। लेखक यशपाल ने किस टिकट का, कौन से का, सेकंड क्लास ट्रेन का टिकट लिया। कौन सा लिया, सेकंड क्लास ट्रेन का टिकट लिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको जब मैंने आपको एक पाठ पढ़ाया था, तब ये सब चीज़ें बताई थी। सफ़ेद पोश का शाब्दिक अर्थ होता है भद्र व्यक्ति। भद्र व्यक्ति का मतलब होता है एक अच्छे परिवार का साफ सुथरा और पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको बोलते हैं भद्र व्यक्ति। तो अभी तक इस पाठ में से जितने बिंदु मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब चलो पर चलते हैं ये आगे के पार्ट पर। ये पार्ट अपना यहीं पूरा हो गया है। चलो अब पार्ट 4 शुरू करते हैं। एक कहानी यह भी। अपना 4 पार्ट कौन सा है, एक कहानी यह भी। पार्ट का नाम है एक कहानी यह भी। और ये क्या है, मन्नू भंडारी इसकी लेखिका। ये लेखक नहीं है, कौन है, लेखिका। लेखिका है, क्योंकि ये महिला है। मन्नू भंडारी कौन है, ये महिला है। और इसकी गद्य की विधा का मतलब है आत्मकथा, यानी कि इस पाठ में जो सब कुछ लिखा है वो इनके खुद के जीवन की इन्होंने घटनाएं लिखी हैं, उसको बोलते हैं आत्मकथा। यानी कि अपने ही बारे में इन्होंने सब कुछ लिखा है। आत्मकथा गद्य की गौड़ विधा है।
आत्मकथा क्या है? गद्य की गौड़ विदा है। इनका जन्म सन 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2021 में हुई थी। ये दोनों के दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु आपके लिए हैं। ये दोनों की दोनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। तो पाठ का नाम है एक कहानी ये भी, और इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, और इसकी गद्य की विधा है आत्मकथा, यानी कि मन्नू भंडारी ने अपनी खुद की कथा इसमें लिखी है। और आत्मकथा गद्य की कौन सी विधा है? गौड़ विधा है। 1931 में इनका जन्म हुआ और 2021 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलो चलते हैं इसमें मन्नू भंडारी के बारे में पढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म गांव भानपुरा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2022 की परीक्षा में पूछा था कि मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो आपका ये जो भानपुरा गांव है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था? भानपुरा। और जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश। जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। ये 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपका आया था। तो ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को जितने भी कवि और लेखक हैं उनका जन्म स्थान याद करवाता हूँ, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मुझे आप लोगों को ये याद करवाने पड़ते हैं और आप अच्छे से इनको याद भी रखिए। अगला देखते हैं। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचना है। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचना है। चलो मैं आप लोगों को इनको रचनाओं को याद करवा देता हूँ एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, कि एक बार की बात है, आप अच्छे से सुनना ध्यान से। एक बार की बात है, मन्नू भंडारी उनके छोटे भाई बंटी के साथ, मन्नू भंडारी उनके छोटे भाई बंटी के साथ, यानी कि आपका बंटी, बंटी के साथ एक महाभोज में जाती हैं। कहाँ पर जाती हैं? महाभोज यानी कि भंडारे में। मन्नू भंडारी आपका बंटी मतलब बंटी के साथ महाभोज में जाती हैं, और वहाँ पर जब जाती हैं तो थोड़ा लेट हो जाती हैं, और उनको मात्र कुछ नहीं मिलता, उनको मिलता है केवल और केवल एक प्लेट पुलाव। एक प्लेट पुलाव। अब मन्नू भंडारी कहती है कि बंटी, मैं तो तुझसे मना कर रही थी कि मत चल, लेकिन तू जबरदस्ती ले आया। अब अपन को केवल क्या मिला है? एक प्लेट पुलाव, यानी कि एक प्लेट सैलाब, और मैं तो यहाँ आके हार गई। मन्नू भंडारी कहती है मैं हार गई, मैं हार गई। लेकिन अब बंटी कह रहा है कि दीदी कुछ नहीं होता, अपन को एक प्लेट पुलाव मिला है, यही सच है कि अब एक ही प्लेट पुलाव बचा है और खा लें। यही सच है, यही सच है। तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। मन्नू भंडारी और उनके छोटे भाई आपका बंटी के साथ कहाँ जाती हैं? महाभोज में जाती हैं। तो उनको वहाँ पर जाके क्या मिला? एक प्लेट पुलाव मिला। तो मन्नू भंडारी कहती है कि मैं तो यहाँ पर आके हार गई, कुछ नहीं मिला, एक प्लेट पुलाव मिला। तो बंटी कहता है कि दीदी कोई बात नहीं, यही सच है, अपन को एक प्लेट पुलाव मिला है, दोनों मिलके इसी को खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। क्योंकि ये आपकी रचनाएं 2023 में भी पूछी गई हैं और 2024 में भी ये पूछी गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ट्रिक आप लोगों को समझ में आती होंगी और आप इनको याद भी रखते होंगे। चलो अब अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी ने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। मन्नू भंडारी ने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी, पटकथाओं को बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। यानी कि जो फिल्म, यानी कि फिल्में जो आप लोग देखते हैं, और टेलीविजन धारावाहिक का मतलब है टीवी सीरियल। क्या होते हैं ये? टीवी सीरियल। जो टीवी सीरियल बनते हैं उनके लिए उन्होंने क्या लिखी है? स्क्रिप्ट लिखी है। यानी कि इनकी जो ये रचनाएं हैं, इन्हीं उपन्यासों और इनकी कहानियों पर क्या बने हैं? इनके उपन्यास और कहानियों पर बने हैं फिल्में और नाटक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। देखो ये खुद एक स्त्री हैं, तो इनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों का अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। आगे देखते हैं।
मन्नू भंडारी के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। जब मन्नू भंडारी, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भानपुरा मंदसौर में। इनका जो जन्म था कहाँ पर हुआ? भानपुरा मंदसौर में। भानपुरा मंदसौर। लेकिन इनके बाद में इनके जो पिताजी थे वो कहाँ चले गए थे? अजमेर चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? अजमेर। तो ये अजमेर के कॉलेज में क्या करती थी? ये पढ़ाई करती थी। और वहाँ पर ये 16 साल, 16 वर्ष की उम्र से ही क्या करने लगी थी? आंदोलनों में भाग लेने लगी थी। क्या करने लगी थी? आंदोलनों में भाग लेने लगी थी। और इसी व्यवहार के कारण इनकी जो प्रिंसिपल थी वो उनसे बहुत परेशान थी। इनकी प्रिंसिपल क्या थी? इनसे बहुत परेशान थी। और इसी कारण मन्नू भंडारी के पिताजी को प्रिंसिपल ने बुलाया। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत अच्छा लगता है। तो एक जैनेन्द्र एक लेखक हैं और उनका एक उपन्यास है सुनीता। इसको मन्नू भंडारी ने बचपन में ही पढ़ लिया था। बचपन में ही पढ़ लिया था, इसलिए इनको लिखने का क्या हो गया? शौक हो गया। लिखने को भी इनको शौक हो गया। अगला देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? मन्नू भंडारी के पिताजी मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना। यानी कि भटियार खाना इसलिए कहते थे क्योंकि जो रसोई है इसमें जितनी भी जो लड़कियां हैं और बच्चियां छोटी छोटी, उनके जीवन और उनके सपने और लक्ष्य सब के सब क्या हो जाते हैं? जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए मन्नू भंडारी के पिताजी मन्नू भंडारी को कभी भी रसोई में जाने के लिए नहीं कहते थे और कहते थे तुम अपना जो लक्ष्य है उस पर आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। आगे देखते हैं। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम था सुशीला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था? सुशीला। ये 3 बहनें थी, सुशीला और एक मन्नू भंडारी थी और इनकी एक बहन और थी और इनका एक भाई था। आगे देखते हैं। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं। कौन है ये? मन्नू भंडारी मूलतः कहानीकार हैं। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापिका थी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपसे क्वेश्चन आए कि मन्नू भंडारी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव सबसे अधिक प्रभाव अगर इनके जीवन पर किसी का पड़ा तो वो कौन है? शीला अग्रवाल। यानी कि ये शीला अग्रवाल जो प्रोफेसर थी इनकी कॉलेज की, उनका प्रभाव इनके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ा। चलो आगे देखते हैं। मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ। मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? राजेंद्र यादव से हुआ, जो कि इनके पति थे। और पति के साथ मिलकर, मतलब मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है महाभोज। क्या नाम है? महाभोज। इन्होंने महाभोज उपन्यास को किसके साथ मिलकर लिखा? राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा। अगला बिंदु देखते हैं। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास को माना गया है। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज किसको माना गया है? झूठा सच उपन्यास को माना गया है। और ये झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल हैं। कौन है? यशपाल हैं। चलो इस पार्ट के अगले बिंदु और देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 को देश। ये मन्नू भंडारी वाले पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शताब्दी की सबसे बड़ी, मतलब कि जो 19वीं शताब्दी नहीं 20वीं जो शताब्दी थी। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? 15 अगस्त 1947 को देश का स्वतंत्र होना। मतलब इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। यानी कि अंग्रेजों को देश से भगा दिया और अपनी जो सत्ता थी वो अपने देश के लोगों के हाथ में आ चुकी थी।
आगे देखिए, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता एवं हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा, जो कि 2023 में पूछा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए इस साल के लिए। आप इसको अच्छे से रट लें और याद कर लें। मन्नू भंडारी के जीवन पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा? एक तो उनके पिताजी का, और दूसरा हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो अपने अभी तक 4 पार्ट हो चुके हैं। अब पार्ट 5 और पार्ट 6 आपके 2 पार्ट और बचे हैं, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में करवाऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर कीजिए।